हेलो एवरीवन। तो ये हमारा पहला लेक्चर है RSTV सिनॉप्सिस पे। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आजकल चल रहे हैं, ये पहले हो भी चुके हैं पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे डिटेल में। तो आज का टॉपिक होगा कोरोना वायरस, बी सेफ। ये हेडिंग थी एक की। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दूंगी। वो क्वेश्चन क्या है कि क्या चिकन खाना सेफ है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया, उसकी जो बिक्री हो रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो क्या ये सेफ है या नहीं है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो इस स्लाइड पे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ और डाउट क्लियरिंग सेशंस सब चल रहे हैं। इसमें मेरा भी CSAT का कोर्स चल रहा है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसको डेफिनेटली देखिए। और उसमें मैं इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों कवर करवा रही हूँ डिटेल में। इसके अलावा भी नेक्स्ट मंथ स्पेशली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक लेके आऊँगी कोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो तो आपको अटेंड करना ही करना है। तो आप में से जितने बच्चे सब्सक्रिप्शन मॉडल लेना चाहते हैं उनको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो UPSC CSE पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं वो 6 मंथ्स का ज़रूर लें, क्योंकि आपको मेंस की भी तैयारी करनी होगी। और जो बच्चे अगले साल के लिए पढ़ रहे हैं वो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ये कोड यूज़ करना है, रजनी लाइव। ये कोड यूज़ करते ही आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ वो आपने कहीं नहीं देखी हुई। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे और बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको आज हम ब्रेक करने वाले हैं। तो मैं इन शॉर्ट में बताती हूँ कि कोरोना वायरस है क्या, ये क्या माजरा है, पूरा क्या चल रहा है, उसमें मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए कोरोना वायरस क्या है, 31 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को पहला केस आया था कोरोना वायरस का। लोगों को लगा पहले वाला कोरोना वायरस है, लेकिन ये नया कोरोना वायरस था, इसलिए इसका नाम डाल दिया गया नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल मीन्स न्यू, नया कोरोना वायरस था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये जो आपका नोवेल कोरोना वायरस है, ठीक है, इससे पहले भी 6 स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस अभी तक अवेलेबल थे। अभी तक 6 स्ट्रेन्स और मिल चुके हैं पहले। तो अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए नोवेल कोरोना वायरस पहली बार हुआ कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस पहला कोरोना वायरस है, तो नहीं, ये पहला नहीं है। इसके 6 स्ट्रेन्स पहले भी मिल चुके हैं, जैसे मर्स कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस, बहुत फेमस है ये दोनों। तो इस तरीके के पहले 6 स्ट्रेन्स और मिल चुके हैं। अभी हमारे पास कोई वैक्सीन या मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। सवाल ये उठता है कि हमारे पास वैक्सीन या मेडिसिन अवेलेबल क्यों नहीं है। आपने देखा होगा ये कहाँ से शुरू हुआ है, चाइना के वुहान सिटी से शुरू हुआ है, राइट। ज़्यादातर जो आप पैंडेमिक्स देखते हो, एपिडेमिक्स देखते हो, वो कहाँ पर शुरू होते हैं? चाइना में ही शुरू होते हैं। ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस ना लोग सोच नहीं पाते कि ऐसा क्यों है कि एक ही सिटी से शुरू हो रहा है या एक ही कंट्री से हमेशा शुरू हो रहा है ज़्यादातर केसेस में, या फिर ऐसा क्यों है जनरली वायरल आउटब्रेक्स ही होते हैं, बाकी सब कम होते हैं लेकिन वायरल आउटब्रेक सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इन सवालों का भी जवाब दूंगी मैं आपको आज के सेक्शन में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कोरोना वायरस है क्या। तो एक मिसकंसेप्शन है कि कोरोना वायरस एक वायरस है। ये एक वायरस नहीं है, ये लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है, ठीक है। एक पूरी फैमिली है वायरस की जिसको कोरोना वायरस बोला जाता है। ये कोरोना वायरसेस है, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स से मैंने बताया, 6 स्ट्रेन्स अवेलेबल है इससे पहले, जैसे मर्स कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस, इसी का एग्जाम्पल है। अभी वाला जो आया है कोविड-19, ये नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का। अब ये देखिए कोविड-19 कैसे नाम पड़ा है इसका, तो इसका नाम इसके फीचर्स से ही पड़ा है। देखो, को से कोरोना, वी से वायरस, डी से डिजीज और 19 का मतलब 2019 में पहली बार इसका आउटब्रेक शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बारे में पहले तो आप बताइए इसका नाम कोरोना वायरस ही क्यों पड़ा। तो इसका नाम कोरोना वायरस इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे पड़ा है। इसका क्या मतलब है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे पड़ा है। अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, सर्कल है और ऐसे प्रोटीन स्पाइक्स है। तो ये कैसा अपीयरेंस देता है? ये अपीयरेंस देता है क्राउन जैसा, ठीक है, ताज जैसा अपीयरेंस देता है। क्राउन को लैटिन में बोलते हैं कोरोना। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम पड़ा कोरोना वायरस। ये एक जूनोटिक एनिमल है, जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस होने का क्या मतलब है कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट कर सकता है ये आराम से, ठीक है, कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट करता है, इसलिए कोरोना वायरसेस जो है वो जूनोटिक है। अभी भी ये बिलीव किया जा रहा है कि वुहान का जो बर्ड मार्केट था, वो जो मीट मार्केट था, वहाँ से ये शुरू हुआ है। तो जूनोटिक है तो एनिमल से पहले ह्यूमन में गया और फिर ह्यूमन से ट्रांसमिशन बढ़ता गया, ठीक है। इससे पहले भी जैसे सार्स कोरोना वायरस था, वो माना जाता था कि सिविट कैट्स और बैट्स से वो ह्यूमन में ट्रांसमिट होते थे। मर्स कोरोना वायरस को
कैमल फ्लू भी बोलते हैं, मर्स कोरोना वायरस को कैमल फ्लू भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैमल फ्लू क्योंकि वो कैमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ था, राइट। तो इस तरीके से कुछ इनके फीचर्स हैं। इसमें एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, ऐसे वायरसेस को बोलेंगे जूनोटिक, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिल ओवर। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं ऑप्शंस में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिल ओवर, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या होंगे? जो नॉर्मल कोल्ड में आपके सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स है कोरोना वायरस के भी। नॉर्मल कोल्ड में कैसे सिम्टम्स होंगे? खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, फीवर हो जाएगा, इस टाइप के कुछ इन्फेक्शन है, निमोनिया टाइप के, ये निमोनिया तक कॉज कर सकता है, किडनी फेलियर कॉज कर सकता है, इसके अलावा डेथ कॉज कर सकता है कोरोना वायरस। तो आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? 2 टाइप की चीज़ों से इसका ट्रांसमिशन रोका जा सकता है। पहला, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, 2 टाइप का ट्रांसमिशन है इसमें। दूसरा, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। देखिए, सबसे पहले जो ट्रांसमिट हुआ था वो कौन सा हुआ था? एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ था। एनिमल से ये ह्यूमन में गया, ह्यूमन से जाने के बाद ये एक दूसरे में बढ़ता गया, इन्फेक्शन है तो फैलता चला गया, ठीक है। तो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आप कैसे रोक सकते हो? आप जो सिक एनिमल्स जो देखने बीमार लग रहे हो उनसे दूर रहिए। अगर आप किसी एनिमल मार्केट में जाते हैं, किसी एनिमल को आपने टच किया तो अपने हाथ को अच्छे से धोइए। अनकुक्ड मीट बिल्कुल मत लीजिए, अनकुक्ड मिल्क या मीट मत खाइए। इस तरीके से आप एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे रोक सकते हैं? जैसे नॉर्मल आपको अगर सर्दी जुकाम भी होता है तो आपको क्या बोलने के लिए क्या क्या बोला जाता है कि आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहिए, उसके कंटैमिनेटेड चीज़ों को बार बार हाथ मत लगाइए, उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, बार बार टच मत कीजिए, अपने जो हाथ है उसको बार बार नोज़, आईज़ और माउथ के आसपास मत लेके जाइए। इसके बहुत सारे रीजन है जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? देखिए, कोरोना वायरस में होता क्या है ना, कोरोना वायरस में क्या होता है, ये जो कोरोना वायरस है अगर देखा जाए तो एरोसॉल में, एरोसॉल मतलब एयर में ये ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। जहाँ तक बात करी जाती है मास्क की एफिशिएंसी की, आपसे कोई पूछे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हैंड वॉश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हैंड वॉश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एयर में एनीवे ये ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से ये कुछ हाफ एन आवर तक एयर में रुकता है, ठीक है। कुछ और कंडीशंस हो गई, कुछ रेयर है तो थोड़ा बहुत और रुक जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर से ज़्यादा ये एयर में रुक ही नहीं सकता। तो कहाँ रुकता है? जो सरफेस होते हैं, सॉलिड सरफेस जैसे प्लास्टिक, स्टील, इधर उधर देखिए आप डोर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो सॉलिड सरफेस पे इसका टाइम बहुत ज़्यादा है, 72 आवर्स तक ये सॉलिड सरफेस पे रह सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब आप बाहर जाते हैं और आप कोई सरफेस टच करते हैं तो बहुत चांसेस है उस सरफेस से आपके हाथ में चला गया वायरस। अब आपके हाथ में वायरस चला गया, वही आप हाथ अपने आँख पे, नाक में, मुंह में लगाएंगे तो क्या होगा, वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा आपके बॉडी में भी और फिर आपको इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है बार बार हैंड वॉश करो। इसको हर किसी ने 50 बार बोला होगा कम से कम कि हैंड वॉश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 20 सेकेंड तक आपको प्रॉपरली हैंड वॉश करना है और उसके अलावा आपको सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ करते रहने हैं। सेकेंड है जो मेजर है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कम से कम 1 मीटर की दूरी मेंटेन करके रखिए। आप जब भी देख रहे हैं कि कोई इंसान बीमार है, खांस रहा है, छींक रहा है, उससे 3 फीट या 1 मीटर की दूरी बना कर रखिए, क्योंकि इससे कम अगर दूरी होगी तो बहुत चांसेस होंगे कि वो जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं, जो वो अगर छींका है तो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो जो वायरस है वो आपके अंदर चला जाए। तो इसको कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, अब इसी से मैं आपको बताती हूँ कि इन्फॉर्मेशन होना कितना ज़रूरी है। आपने देखा होगा मोदी जी ने 1 डे कर्फ्यू रखा था, जनता कर्फ्यू। सबने किया भी, बहुत अच्छी बात है, मतलब सबने तो नहीं किया लेकिन ज़्यादातर लोगों ने फॉलो किया, बहुत अच्छी बात है। फिर वो 5 बजे जो थाली पीटने वाली बात थी या क्लैप करने वाली बात थी, तो जिन लोगों को नहीं पता सोशल डिस्टेंसिंग का, उन्होंने क्या किया, पूरे झुंड में खड़े होकर क्लैप किया है या थाली पीटी है, राइट, झुंड में खड़े होके। यहाँ पर बेसिक फंक्शन यही है, बेसिक फीचर यही था, बेसिक जो आपको प्रिवेंशन टिप बोला वो यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपको एक दूसरे से दूर दूर खड़े होना है। वो उन्होंने फॉलो ही नहीं किया, राइट। तो पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, अवॉइड टचिंग आइज, नोज या माउथ। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन वे जो है जहाँ से वायरस एंटर होता है वो यही 3 है, ठीक है। इसीलिए आपको अपने आइज, नोज या माउथ को टच करने के लिए बार बार मना किया जाता है।
उसके बाद अलावा देखिए और क्या कर सकते हैं आप, जैसे अगर आपको छींकना है या खांसना है तो अपने एल्बो को यूज़ कीजिए, बेंट एल्बो को यूज़ कीजिए या टिश्यू पेपर को यूज़ कीजिए और उस टिश्यू पेपर को तभी के तभी डिस्कार्ड कर दीजिए, ताकि जो वायरस, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में ना फैले। अगर आपको फीवर है, कॉफ है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत मेडिकल केयर के लिए जाइए, ठीक है। इसमें डिले मत कीजिए, क्योंकि आपको लग रहा, इसमें क्या होता है ना, जब कोरोना वायरस अगर होता भी है तो इसके सिम्टम्स कई बार बहुत माइल्ड होते हैं। सिंपल कोई फीवर हो जाएगा, सिंपल से खांसी हो जाएगी, वो एक दिन होगी, दूसरे दिन ठीक हो जाएगी, तो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल था। लेकिन इसका एक्चुअल असर कब दिखता है? 14 डेज बाद, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है तो मेडिकल केयर लीजिए। उसके अलावा मास्क, अब देखिए मास्क की जहाँ तक बात है, हाँ मास्क पहनने की ज़रूरत कब होती है? जब आप उस इन्फेक्टेड एरिया में जाए, इसलिए बोलते हैं अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन लो। पर इसमें भी क्या है, दो टाइप के मास्क आते हैं, एक होता है सर्जिकल मास्क, सॉफ्ट सर्जिकल मास्क जो सब पहनते हैं, और एक होता है N95 रेस्पिरेटर। तो अगर आप किसी सिक पर्सन को मिलने जा रहे हैं, किसी को कोरोना वायरस है या उस एरिया में, उस विसिनिटी में जा रहे हैं, तो आपको N95 रेस्पिरेटर यूज़ करना चाहिए। N95 रेस्पिरेटर क्या करता है, वो ज़्यादातर वायरसेस को ब्लॉक आउट कर सकता है। सॉफ्ट सर्जिकल मास्क क्या करते हैं कि आप जो छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो आपके ऑर्गेनिज्म एयर में ना जाने दें, लेकिन जो एयर के ऑर्गेनिज्म है वो तो आपके अंदर आ ही सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इन्फेक्टेड एरिया में जा रहे हैं, कंटैमिनेटेड पर्सन से मिल रहे हैं, तो N95 रेस्पिरेटर का यूज़ कीजिए। उसके अलावा भी जैसा मैंने आपको बताया, मास्क इफेक्टिव है पर उतने इफेक्टिव नहीं है जितना हैंड वॉश है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप हैंड वॉश बार बार कीजिए, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कीजिए, सोप वाटर यूज़ कीजिए, ठीक है। ये सब आपको बार बार यूज़ करना है। फिर आपको पता होना चाहिए अगर आप मास्क यूज़ भी करें तो कैसे यूज़ करें, साइड्स लूज नहीं होने चाहिए। जैसे लोग क्या करते हैं, मास्क लगाया, मास्क में ना हमेशा देखना ऊपर ना एक इस तरीके से पिन होती है, जब आप मास्क खरीद के लाओगे तो ऐसा पिन होती है जो नोज़ की शेप ले सकता है। अगर आप उसको दबा दो तो, दोनों तरफ से दबाओगे तो नोज़ की शेप ले लेती है। तो आपको दोनों तरफ से दबा के पहनना है ताकि आपका फेस पूरा कवर्ड हो, कहीं से भी गैप ना हो। कहीं पे भी अगर ओपनिंग्स हुई तो वहाँ से तो फिर वायरस एंटर कर सकता है। तो मास्क अगर आपने खरीदा भी है तो उसको प्रॉपरली वेयर करना आपको आना चाहिए। अब क्या क्या मिथ्स हैं कोरोना वायरस के? पहला मिथ तो यही है कि कोरोना वायरस जो है वो हॉट या ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, मतलब ये क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा है। एक सबसे पहला मिथ यही है कि क्लाइमेट चेंजेस होंगे ना तो उसमें ट्रांसमिट नहीं होगा, या ये वाला क्लाइमेट होगा तो उसमें ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ और दोबारा बताती हूँ कि कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस हर एरिया में किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी वेदर में ट्रांसमिट हो सकते हैं। अभी तक सिर्फ एक रिपोर्ट आई है जिसमें कोई एक साइंटिस्ट है, जो ये एक डॉक्टर जो ये बिलीव कर रहा है कि हो सकता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये कम फैले, ठीक है, क्योंकि उसमें एयर में डेंसिटी बढ़ जाती है तो हो सकता है एयर से गिर जाए, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है। बट वो सिर्फ होप कर रहे हैं। एक तो जब भी न्यूज़ पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना, अभी तक ऐसा कुछ सॉलिड फुल प्रूफ नहीं मिला है, कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि किसी भी क्लाइमेट में, वो किसी भी क्लाइमेट के होने की वजह से वो हो सकता है कम हो जाए। हर क्लाइमेट में वो फैल सकते हैं, किसी भी क्लाइमेट में वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है प्रिकॉशन इज द की, ठीक है, प्रिवेंशन इज द की। और स्पेशली इस केस में देखो, जैसे अगर आपको कोई कोड वो भी यूज़ करना हो, अगर आपको कोई, मान लीजिए ये मेंस में आपका ये आंसर राइटिंग में आ जाए कोरोना वायरस के ऊपर, और आपको मैंने बताया था पहले भी, मैं अपनी हर क्लास में बताती हूँ, जब भी आप शुरू करें तो कोड से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए कैसा कोड यूज़ कर सकते हैं हम, प्रिवेंशन इज़ द की, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, स्पेशली व्हेन देयर इज़ नो क्योर। इस केस में तो क्योर है ही नहीं ना हमारे पास, राइट। हम सिर्फ इम्यूनिटी पे फंक्शन करते जा रहे हैं, कुछ क्वारंटीन करें ताकि बाकी लोगों को ना हो, पर एग्जैक्ट क्योर क्या है वो तो नहीं है हमारे पास, ना वैक्सीन है ना मेडिसिन है, अभी सब ट्रायल में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्ड वेदर एंड स्नो कैन किल द न्यू कोरोना वायरस। फिर से यही कि कोल्ड वेदर होगा तो नया कोरोना वायरस है वो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी कि कोल्ड वेदर होगा तो कोरोना वायरस मर जाएगा, ठीक है। वेदर चाहे कोल्ड हो या हॉट हो, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तो सेम ही रहता है, चाहे एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ भी हो, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो वायरस का हमारे बॉडी में ग्रो करने का चांस उतना ही है, इसीलिए सिर्फ इतना बोला जाता है कि आप प्रिवेंशन मेजर्स कीजिए। फिर बोला जाता है टेकिंग अ हॉट बाथ प्रिवेंट न्यू कोरोना वायरस। अगेन ऐसा कुछ नहीं है, आप कितने भी खौलते पानी से नहा लो, आपका बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा, थोड़ी देर बाद फिर उतना ही हो जाएगा, तो वायरस के आपके अंदर आने के और सर्वाइव करने के चांसेस उतने ही हैं। फिर बोला जाता है कि जो न्यू कोरोना वायरस है वो मस्कीटो बाइट से ट्रांसमिट हो सकता है। तो ऐसा भी कोई इन्फॉर्मेशन या एविडेंस नहीं है अभी तक कि वो मस्कीटो बाइट से ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता है। सिर्फ इतना बोला गया है कि अगर कोई खांसता है, इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, तो जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं सलाइवा के, ठीक है, ये डिस्चार्ज है नोज से, उससे फैलता है।
और कुछ नहीं पता हमें इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और मिथ है इसका कि हैंड ड्रायर्स से कोरोना वायरस मर जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस मर जाएंगे। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अच्छे से हैंड वॉश कीजिए, फिर आप हैंड ड्रायर से, गर्म एयर ड्रायर से आप हाथ सुखा सकते हैं या पेपर टॉवल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैन स्प्रेइंग अल्कोहल और क्लोरीन ऑल ओवर योर बॉडी किल द न्यू कोरोना वायरस। तो जैसा कि मैंने बताया, नए कोरोना वायरस को मार तो कोई भी नहीं सकता, ठीक है। तो आप चाहे कितना भी अल्कोहल स्प्रे कर लो या क्लोरीन स्प्रे कर लो, आपकी बॉडी के सरफेस पे मान लो खत्म भी हो गए, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके उसका क्या करोगे? वो तो नहीं मरने वाले इससे, वो तो आपको इन्फेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि आप बार बार माउथ को, नोज को, आइज को टच ना करें। स्पेशली जब आप इन सब्सटेंसेस को स्प्रे करते हैं तो आपके आइज या माउथ के लिए डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मान के ना चलें कि आपने स्प्रे कर लिया है तो जो वायरस है जो आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद क्या है कि जो निमोनिया की वैक्सीन हैं, क्या उससे न्यू कोरोना वायरस मर सकता है? क्या वो एक तरीके से आपके लिए यूज हो सकता है क्योर करने के लिए? तो नहीं, ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है कि सिम्टम्स इसके निमोनिया जैसे ही है, लेकिन निमोनिया का वैक्सीन काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इसकी वैक्सीन चल ही रही है, ठीक है, वैक्सीन का ट्रायल ही चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी वैक्सीन इसके लिए भी प्रूव हो सके यूजफुल। अब मैं आपको कुछ सेकंड दूंगी ये सोचने के लिए, आपको मुझे ये बताना है कि ज़्यादातर आउटब्रेक्स वायरल ही क्यों होते हैं। आप देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने आप आउटब्रेक्स हुए, ज़्यादातर आउटब्रेक ना आपको वायरल दिखेंगे, ठीक है, वायरस की वजह से हुए होंगे। बताओ किस लिए? टेक सम टाइम, थिंक अबाउट इट। इसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, जब आप ये वीडियो देखोगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, वायरस का क्या सीन है ना, हमारे पास वायरस को किल करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। जो हमारा कोल्ड होता है, नॉर्मल कोल्ड होता है, वो किस वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से। हमारे पास उस तक को मारने की दवाई नहीं है। तो अब आप बोलोगे मैम हम कोल्ड में तो दवाई खाते हैं। हाँ, आप कोल्ड में डेफिनेटली दवाई खाते होंगे, लेकिन वो जो दवाई होती है वो सिर्फ वायरस के प्रोग्रेशन टाइम को स्लो करेगा, वायरस के प्रोग्रेशन टाइम को स्लो करता है। व्हाट डज दैट मीन? जितनी स्पीड से वो बढ़ रहा है उस स्पीड को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन उसको मार नहीं सकता। आपका इम्यून सिस्टम ही उसे फाइट करता है कोल्ड से। इसलिए आपने देखा होगा कोल्ड कभी भी एक दिन में ठीक नहीं होगा, वो 6-7 दिन ले ही लेता है खींचते खींचते, चाहे आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, राइट। तो पहली बात तो ये हो कि वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ वैसे भी नहीं, उनको मारने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, जब भी कोई नया स्ट्रेन होता है, वायरस में क्या होता है ना, डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी होता है। प्लस इसमें ना वो आ जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? जब चेंजेस होते हैं जेनेटिक लेवल पे चेंजेस, उसको म्यूटेशन कहते हैं। वायरस में म्यूटेशन बड़ी जल्दी होता है, इसलिए आप देखो 6 स्ट्रेन्स थे अभी तक कोरोना वायरस के, लेकिन फिर से एक नया आ गया। मतलब इन्हीं में हर बार क्या होता है, थोड़े थोड़े चेंज कर करके एक नया स्ट्रेन पैदा हो जाता है। तो हमारे पास पुराने स्ट्रेन को ही ख़त्म करने के लिए नहीं है कोई भी जो मेडिसिन है या वैक्सीनेशन है। तो नया स्ट्रेन तो अभी अभी आया है, उसके लिए तो कहाँ से ही मिलेगा, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि हमेशा जब भी वायरल आउटब्रेक होता है, तो वो जनरली वायरल होता है, क्योंकि वायरल को खत्म करने के लिए हमारे पास मेडिसिन नहीं है। चाहे वो बहुत कॉमन सा वायरल कोई भी इन्फेक्शन हो, या कोई बहुत नया सा और बहुत डेंजरस वायरल इन्फेक्शन हो, हमारे पास उनको खत्म करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये तो हुआ पहले सवाल का जवाब कि वायरल ही क्यों होता है। दूसरा सवाल है कि ये चाइना में ही मोस्टली केसेस क्यों होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, चाइना में क्या है ना, बहुत ज़्यादा अनसेफ एनिमल टू ह्यूमन इंटरैक्शन है। वायरल में क्या है, चाइना में क्या है, बहुत ज़्यादा अनसेफ एनिमल टू ह्यूमन इंटरैक्शन है। और ज़्यादातर ऐसे जो आउटब्रेक वाले होते हैं वो जूनोटिक होते हैं। जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमन में फैलते हैं। देखो चाइना में अगर आपने देखा होगा तो क्या होता है ना, वो पूरे एक ही मार्केट में सब्जी भी है, मीट भी है, और फ्रेश मीट को काटते रहते हैं वहाँ पे बार बार। तो आपका जो इंटरैक्शन है, ह्यूमन्स का जो इंटरैक्शन है एनिमल के साथ, बहुत ज़्यादा अनसेफ होता है। पहला तो ये है। दूसरा, इतना ज़्यादा जो डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन है, उससे क्या होगा, किसी एक को होगा, वो बंदा दूसरी जगह जाएगा, उसको होने लग जाएगा। तीसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी। इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, उससे क्या होगा, एक में अगर कहीं फैला तो क्या होगा, बहुत जल्दी वो सब में स्प्रेड कर जाएगा।
ठीक है, एक में फैला, उसने प्रिकॉशन नहीं लिया, वो 10 लोगों से मिला, उन 10 में फैल गया, उन 10 लोगों ने प्रिकॉशन नहीं लिया, वो अलग अलग 10 लोगों से मिले, 100 लोगों में फैल गया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जब बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि यहाँ पर मेन काम क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का, कि लोग एक दूसरे से दूर रहें, पर डेंसिटी ज़्यादा है तो सब आसपास रहते होंगे, तो इसका फैलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए चाइना में क्या है कि पहला तो एनिमल और ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत अनसेफ है, तो एनिमल से ह्यूमन में चला गया। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने लग गया, और फिर ट्रांसपोर्टेशन इतना डेवलप्ड है कि एक जगह से दूसरी जगह फैलने लग गया। यही तो हुआ, अभी जो पूरा सिनेरियो हुआ है वो यही तो हुआ। जो कोरोना वायरस का भी है, कोविड-19 का, एनिमल से वो ह्यूमन में गया, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी, वहाँ फैलने लग गया, लोग वहाँ से इधर उधर ट्रैवल करने लग गए, ट्रैवल की वजह से बाकी देशों में भी फैलने लग गया। आप देखोगे जहाँ पर भी ज़्यादातर केसेस हुए ना, वो जनरली शुरू कैसे हुआ कि कोई बाहर से, चाइना से कोई आया था, वहाँ पे कोई ट्रैवल करके आया था, और उसकी वजह से वहाँ पे कोविड-19 का केस मिला। सब में ऐसे ही शुरुआत हुई है, ठीक है। अब अभी का क्या सिनेरियो है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से हम अभी सेकेंड स्टेज पे हैं। सेकेंड स्टेज क्या है, अभी मैं आपको कुछ स्टेजेस बताऊंगी। तो इस सेकेंड स्टेज क्या है, लोकल ट्रांसमिशन का, ठीक है। अभी हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन तक नहीं पहुंचे हैं। क्या है ये, पहला होता है स्टेज 1 होता है इंपोर्टेड केसेस। इंपोर्टेड केसेस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वायरस हिट कंट्री है, जैसे चाइना में वायरस वाला अटैक हुआ था, चाइना में हुआ था वायरल आउटब्रेक, तो जो इंसान चाइना गया होगा, वहां से आया होगा, उसी को कोविड-19 हो, उसी को कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है, उसी को ये डिजीज हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, तो इसको कहते हैं इंपोर्टेड केस, कि जिस कंट्री में हुआ है उस कंट्री से अगर ट्रैवल करके आए हैं तो उस इंसान को हो गया। ये है स्टेज 1 जो हम क्रॉस कर चुके हैं। स्टेज 2 लोकल ट्रांसमिशन, मतलब अब उस जो पर्सन, जैसे पर्सन ए चाइना गया था, वो वापस इंडिया आया, उसको कोविड-19 था, उसको कोरोना था, ठीक है, वो ए बी सी और डी से मिला, तो ये बी सी और डी को भी हो गया। तो ये वाला क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लोकल ट्रांसमिशन। मतलब जिस इंसान को था फॉरेन कंट्री में घूमने की वजह से, वो जिससे मिला उनको हो गया, तो इसको कहते हैं लोकल ट्रांसमिशन। मतलब जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उसके कांटेक्ट में अगर आप आए हो और फिर आपको हुआ है, तो इसको कहते हैं लोकल ट्रांसमिशन। हम अभी स्टेज 2 पे हैं, लोकल ट्रांसमिशन पे। फिर आता है स्टेज 3 कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, जो पर्सन एक्सपोज्ड भी नहीं है, यहाँ पर देखो एक एक कॉन्टैक्ट में आया बी सी डी, पर यहाँ पे ई एफ जी, ये ई एफ जी है जो इनके कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन इनको भी होने लग गया, इसको कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में बहुत लोग बहुत तेज से इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, बहुत लार्ज स्केल होता है। तो एक सवाल तो ये है कि क्या हम जो अभी हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हम रोक पाएंगे, इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में दूंगी। फोर्थ स्टेज होता है एपिडेमिक। जैसे नाम से पता चल रहा है, एपिडेमिक मतलब लास्ट स्टेज है जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हो रहा है, किसको इफेक्ट कर रहा है, बस ये बढ़ता ही जाता है बहुत स्पीड में। अब इससे रिलेटेड 2 फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको। जहाँ तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, मैं नेगेटिव नहीं हो रही पर मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी बोला, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम स्टेज 3 रोक नहीं पाएंगे। स्टेज 3 आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो फिर हम इतने प्रिकॉशंस क्यों ले रहे हैं, करना बंद कर दे क्या? बिल्कुल नहीं। प्रिकॉशंस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए 2 टाइप के पैंडेमिक होते हैं, एक होता है स्लो पैंडेमिक, एक होता है फास्ट पैंडेमिक। क्या डिफरेंस है? स्लो पैंडेमिक होता है जब धीरे धीरे लोगों को इन्फेक्ट तो उतने ही कर रहा है, ठीक है, अगर 100 की पॉपुलेशन उसमें से 90 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो 90 तो अभी भी इन्फेक्ट होंगे, लेकिन वो थोड़ा स्लो इन्फेक्ट होते हैं, कि पहले 10 हुए, फिर 1 और हो गया, फिर 4 हो गए, फिर 2 और हो गए, ऐसे करके थोड़ा धीरे धीरे होता है। फास्ट में क्या होता है, अगर 90 लोग इन्फेक्ट होने हैं तो एक साथ 50 हो गए, फिर एक साथ 40 हो गए, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ इन्फेक्ट हो जाती है। हमारा पर्पस क्या है कि हम स्टेज 3 को अगर आता भी है तो उसको हम स्लो एपिडेमिक या स्लो पैंडेमिक में कन्वर्ट कर सके। उससे फायदा क्या होगा, आपको पता होगा इंडिया में WHO का क्या होता है, WHO का नॉर्म है कि 1000 लोगों पे एटलीस्ट एक डॉक्टर हो। इंडिया में उतना भी नहीं है, 0.7 का रेशियो बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास वैसे ही मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है एडिक्वेट, डॉक्टर्स नहीं है एडिक्वेट, तो उसमें क्या होगा, अगर एकदम से फास्ट पैंडेमिक आ गया, ना हमारे पास हॉस्पिटल्स है, ना हमारे पास डॉक्टर है, तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मर जाएंगे। अगर स्लो पैंडेमिक है, अगर स्लो एपिडेमिक है, तो उस केस में क्या होगा, धीरे धीरे करके हम ट्रीट तो कर पाएंगे ज़्यादातर लोगों को। फास्ट पैंडेमिक में क्या होता है ना, हमें सिलेक्टिव होना पड़ता है कि हम किसको बचाएं, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर को हम बचा सकते हैं, क्योंकि मरेंगे तो हैं ही लोग, इनको हम बचा नहीं पाएंगे, तो उनको छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। स्लो में क्या होता है, सबको बचाने की कोशिश की जाती है। तो हमारा मकसद यही है कि स्टेज 3 अगर आए भी तो स्लो एपिडेमिक का रूप लेके आए, वो स्लोली आए, इतनी तेजी से ना आए कि हम उससे कोप ना कर पाए, ठीक है। ये था कम्युनिटी ट्रांसमिशन और ये है एपिडेमिक।
तो आई होप आपको ये स्टेजेस समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आई विल आंसर टू यू डेफिनेटली इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा भी जो बच्चे मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप रजनी झा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, रजनी झा, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं हर कोर्स के, तो उस ग्रुप में आप खुद को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कोरोना वायरस पैंडेमिक की बात तो हो रही है, पर क्या चिकन खाना सेफ है, क्या हम चिकन खा सकते हैं? आपने देखा होगा इसकी वजह से मार्केट बहुत हिट हुए हैं। ये जो रूमर्स आए हैं कि चिकन खाने से होता है, कि कुछ भी होता है हर कोई चिकन पे ब्लेम कर देता है, ये तो आप देखोगे, ये सारे चिकन लवर्स फील कर सकते हैं इस बात को, इंक्लूडिंग मी। तो क्या होगा, बहुत सारे इंडियंस ने चिकन खाना बंद कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ आता है एक तो। इसकी वजह से प्राइस बिल्कुल ख़त्म हो गए। आप देखोगे बिहार में, अभी मैं रिसेंटली गई थी तो बिहार में 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ चिकन मिल रहा था, 30-40 रुपीज़ रॉ चिकन। सोचिए 30-40 क्या है, कुछ भी नहीं है ना। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है पोल्ट्री इंडस्ट्री को, जो फार्मर्स थे, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में थे, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सेफ है, कोई लिंक नहीं है कंजम्पशन ऑफ कुक्ड मीट, चाहे वो किसी का भी हो, एनिमल, बर्ड, कुछ भी हो, अगर वो पका हुआ मीट है तो उसको खाने से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। आपको रूल क्या बताया गया है कि जनरल रूल क्या है कि आप कोई भी रॉ मतलब कच्चा या अंडर कुक्ड अध पका एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। उसमें मिल्क भी आता है, ठीक है, मिल्क के लिए तो किसी ने कुछ नहीं बोला, मिल्क भी आता है उसके अंदर। तो जैसे आप डायरेक्टली गाय से दूध निकाल के ला रहे हैं फिर पी रहे हैं, रॉ नहीं पीना है आपको। ठीक है, क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली कुक करके बॉईल करके फिर खाइए या पीजिए, इससे कोई कंटेमिनेशन नहीं होगा। तो आई एस द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या हम चिकन खा सकते हैं? तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, पर उसे प्रॉपर्ली कुक करके खाइए, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस कोविड-19। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है कोविड-19 को लेके, एक और था, मैंने रूमर पढ़ा था कि विटामिन सी खाने से आपको नहीं होगा। विटामिन सी अगर आप खाते हैं तो उससे आपको कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, ऐसा कोई लिंक नहीं बताया गया कि आप विटामिन सी खाएंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये ज़रूर है कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। एंड अभी जो भी केस चल रहा है वो सिर्फ इम्यूनिटी का चल रहा है। जितने भी केसेस हुए हैं उसमें ज़्यादातर लोग वही मरे हैं जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, जो एल्डरली थे, या फिर जिनकी इम्यूनिटी लो थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें, खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, विटामिन सी इनटेक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाइजीन का ध्यान रखिए, सोप से बार बार हाथ धोइए। ठीक है, 20 सेकंड तक आपको हाथ धोना है, और उसका भी ना प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आपको हाथ धोना है, वो आपको नेट पे मिल जाएगा, आप कर सकते हैं गूगल। तो वैसे आपको हाथ धोने हैं प्रॉपरली, आपको मास्क यूज़ करना है, और जितना हो सके बाहर जाने से दूर ही रहो, बाहर निकलना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग में लग जाओ, खुद को क्वारंटीन कर लो, लेकिन दूर रहो। ठीक है, ये हमारा एफर्ट होगा ताकि ये जो मैंने अभी समझाया आपको एपिडेमिक, ये स्लो ही रहे, वो एकदम से इतनी तेज़ ना है कि हम बर्दाश्त ना कर पाए। एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, उसमें क्या लिखा था कि अगर हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, अगर इंडिया फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, जो कि इंडिया नहीं है, अगर इंडिया फुल्ली प्रिपेयर्ड है तो भी 1 मिलियन लोग कम से कम इन्फेक्ट होंगे, और अगर फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है तो 2 to 2.5 मिलियन लोग इन्फेक्ट होंगे। तो सोचो कितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होने वाले हैं, और ये होगा ही होगा। ठीक है, तो कितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होने वाले, इसी को ध्यान में रखें। एटलीस्ट इसको मजाक में मत लो, दिस इज़ अ सीरियस सिचुएशन, दिस इज़ अ सीरियस कंडीशन, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवेज को रोक दिया गया है। ठीक है, इसी से आपको इसकी ग्रेविटी समझ में आनी चाहिए। तो ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए इसको ध्यान में रखो। खुद तो आपको तो इन्फॉर्मेशन होगी ही, बाकियों को भी आप इन्फॉर्म कीजिए, बाकियों को भी एजुकेट कीजिए, और लेट्स जस्ट link up together, let's be together in this struggle against COVID-19. So that's it for today's class, and I hope आपको समझ में आ गया हो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, do hit the bell icon, because then you'll get regular updates of my courses and other courses as well. इस लेसन को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया है तो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और लेक्चर्स लाने का। इसे शेयर करें, आप अपने कमेंट्स लिखें, आपको अगर पसंद आया तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड आई पर्सनली रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। अगर कुछ ऐसा आपने क्वेश्चन पूछा होगा तो मैं खुद रिप्लाई करूँगी। ठीक है, आपको PDF लिंक में मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, एंड लेट्स प्लेज टू क्रैक दिस UPSC दिस टाइम with online teaching. Let's make it a hit. Thank you so much for joining in. Have a great day ahead.